सेंड किया? यस सर। पेज नंबर मेंशन कहाँ है? पेज नंबर का फोटो क्यों नहीं आता? सर देख रहे हैं। अच्छी तरह से पेज नंबर के साथ भेजो, पेज नंबर फोटो आना चाहिए। और पेज नंबर 42 भी सेंड करो तो। यस सर। तो मैंने जो जो होमवर्क बोला था वो तुमने लिया है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स हम यस लोग सर। पढ़ चुके हैं। और यस सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स में
एक्टिविटी 3.2 ही देख चुके हैं, ये बहुत इजी। अब आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? Sir, your voice is not coming clear. आवाज नहीं आ रही है? Sir, आ रही है पर क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही? यस सर, सर अभी आ रही है। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा होगा। अब जियो से एयरटेल की, ठीक है। यस तो देखो पेज नंबर 42 हम पढ़ा चुके हैं, एक्टिविटी 3.2 हो चुका है। अब हम लोग एक्टिविटी करेंगे 3.3 नहीं हुआ था। एक्टिविटी 3.3, ठीक है। यस सर। एक्टिविटी 3.3 करेंगे, ठीक है। यस सर। एक्टिविटी 3.3 क्या है? टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्टिविटी 3.3 है टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फोर्स का इफेक्ट और भी जो अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट होता है उस पर कैसे पड़ता है, ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या क्या चीज चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड, कैरम, स्ट्राइकर एंड बोर्ड। कैरम बोर्ड जो होता है, कैरम स्ट्राइकर एंड बोर्ड, कैरम बोर्ड चाहिए। बॉल, शटलकॉक एंड रैकेट, बॉल, फिर शटलकॉक, रैकेट, रबर रिबन एंड प्लास्टिसाइन प्रोसीजर। परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क एंड फिल द टेबल विद योर ऑब्जर्वेशंस। इतना सब कुछ इकट्ठा करने के बाद ये सब एक्टिविटी करना है। ए नंबर में क्या दिया गया है? फ्लिक द स्ट्राइकर ऑफ ए कैरम। कैरम के गोटी को स्ट्राइक करेंगे हम लोग, फ्लिप करेंगे। अब पेज नंबर 43 पर आते हैं। बी नंबर एक्सरसाइज करना है। कैच ए बॉल थ्रोन टुवर्ड्स यू बाय योर क्लासमेट। फिर एक बॉल को पकड़ना है जो किसी ने तुम्हारी तरफ फेंका है। सी नंबर में रिटर्न द शटल कॉक बाय हिटिंग इट विद योर रैकेट वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। और बैडमिंटन के टाइम में अगर कोई रैकेट बैडमिंटन से तुम्हारी ओर फेंका तो तुम भी बैडमिंटन से उसकी ओर फेंको। स्ट्रेच एंड ट्विस्ट ए रबर रिबन। और रबर का जो रिबन होता है उसको खींचना, ट्विस्ट करना और मोड़ना। मोल्ड प्लास्टिसाइन इनटू एनी शेप। और प्लास्टिसाइन को किसी भी शेप में हम लोग मोल्ड करेंगे, मतलब उसको मोड़ेंगे। एक्टिविटी, यस सर। तो ऊपर जितना एक्टिविटी है, सबसे पहला एक्टिविटी था कि फ्लिकिंग द स्ट्राइकर ऑफ कैरम। कैरम बोर्ड के अगर गोटी को उंगली से मारेंगे तो कैरम क्या होगा? स्ट्राइकर मूव करेगा। स्ट्राइकर मूव करेगा कि नहीं? यस सर। तो उसमें फोर्स हुआ। तो यहाँ इसकी एक्टिविटी को लिखना है। तो आप देखो, कैचिंग ए मूविंग बॉल, कैचिंग ए मूविंग बॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, कैचिंग ए मूविंग बॉल। मूविंग बॉल को अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा? इट विल स्टॉप। यहाँ पर लिखो इट विल स्टॉप, लिखो अपने बुक में इट विल स्टॉप।
देखो it will stop. इसके सामने यहाँ पर लिखना है it will stop. Sir, return. फिर उसके बाद क्या है, हिटिंग ए शटलकॉक ऑलरेडी इन मोशन. अब बैडमिंटन से कोई तुम्हारी तरफ अगर कॉर्क फेंका, शटलकॉक, तो फिर उसको वापस से मारेंगे तो क्या होगा, इट विल रिटर्न बैक. ये दोबारा उसकी तरफ चला जाएगा. Yes, sir. देखो इट विल रिटर्न बैक, It will रिटर्न बैक. T सी नंबर के सामने लिखना है. और डी नंबर है स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग ए रबर रिबन. रबर रिबन को अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे या ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. इट विल चेंज इट्स शेप. change लास्ट में है मोल्डिंग ए प्लास्टिसाइन इनटू एनी शेप. लास्ट में भी यही लाइन लिखना है, इट विल चेंज इट्स शेप. बात समझ में आई? Yes, sir. तो इतना सारा काम करने से ये सब पर पता चल रहा है कि फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है. Yes, sir. Discuss how the force applied by you produce different effects in different situations. तो कहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है अपने रोज के जीवन में हम लोग देख सकते हैं. अब है स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट. ये क्या है, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस. यहाँ फोर्स का नाम लिखना है, कौन सा फोर्स में क्या है, तो इसके फोर्स का नाम लिखना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या फोर्स. आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस. तो ये सब में इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक कॉर्ड, रोइंग ए बोट with more force, stopping a rolling stone with a stick. तो identify the effect of force. ये सब में फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक कॉर्ड. यही सारा चीज यहाँ से लिखना, स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट. Yes. Stretching an elastic cord so it will change its shape. Rowing a boat with more force so it will move. Stopping a rolling stone with a stick so it will stop. Hitting a ping pong ball with a racket, it will jump, it will move. Returning the ball by hitting it with a racket in a game, lawn tennis, so it will return back. तो ये यही सारा चीज जो हम लोग ऊपर लिखे हैं, मतलब ये सब काम करने से क्या होगा, जैसे स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक कॉर्ड. अगर किसी इलास्टिक कॉर्ड को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, उसको इलास्टिक का कोई चीज है उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, It changes shape. It will change its shape. तो लिखो it will change its shape. अब बी नंबर में रोइंग ए बोट with more force so it will move. Stopping a rolling stone with a stick so it will stop. Hitting a ping pong ball with a racket, it will return back.
or returning the ball by hitting it with a racket in a game of lawn tennis. तो इसका भी हो जाएगा, it will return back. बात समझ में आई? Yes, sir. ये सब काम करने से क्या पता चल रहा है? ये सब काम करने से पता चल रहा है कि फोर्स जहां जहां अप्लाई होगा उसकी वजह से वो चीज पर इफेक्ट होगा. इलास्टिक को अगर Yes, sir. फोर्स लगाएंगे तो इलास्टिक का अपना शेप चेंज कर लेगा. अगर Yes, sir. अगर नाव को हम लोग तेजी से अगर उसको नाव का चप्पू चलाएंगे तो नाव तेजी से चलेगा, मूव होगा. तो ये सब है इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब आगे यहाँ टाइप्स ऑफ फोर्स. अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स कितने तरह का होता है, ठीक है? Yes, sir. अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ Types of force. force. If the changes discussed earlier are not brought about by a force, then we can say that an equal force is acting from the opposite direction in which the first force was applied. Hence, we can say that the two forces cancel each other and a balanced forces acts on the body which does not bring any change. इसका क्या मतलब? If the changes discussed earlier, अभी जो हम लोग ऊपर जितना सारा चीज पढ़ेंगे, ये सब चीज में जो चेंज हुआ है फोर्स अप्लाई होने के बाद, if the changes discussed earlier are not brought about by a force, then we can say that an equal force is acting from the opposite direction in which the force in which the first force was applied. ऊपर में हम लोग जितना भी अभी एक्टिविटी किए, तो अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद ये सारा चीज नहीं हो तो तब क्या हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? If the changes discussed earlier are not brought by force, then we can say that an equal force is acting. तब उसके बराबर कोई दूसरा फोर्स काम कर रहा है. जैसे एक बड़ा सा दीवार है, उसको अगर हम लोग धक्का देंगे तो वो हिलेगा, वो मूव होगा नहीं ना होगा? No, sir. वो इसलिए नहीं मूव होगा क्योंकि हम लोग अगर धक्का दे रहे हैं तो वो जितना हम लोग ताकत लगा रहे हैं उतना वो भी ताकत लगा रहे हैं. तो यहाँ पर फोर्स बराबर हो गया. तुम्हारा जितना फोर्स है, तुम जितना धक्का दोगे दीवार को, और दीवार का जो फोर्स है वो भी उतना ही ताकत लगा दिया, मतलब उसको हम लोग हिला नहीं सकते. तो यहाँ पर फोर्स बराबर हो गया. यहाँ पर फोर्स क्या हो गया? बराबर हो गया. इक्वल फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, मतलब जितना ताकत हम लोग लगा रहे हैं उतना ताकत दीवार में भी. तो उसको हम लोग हिला नहीं सके और वो हमको नहीं हिला सके. तो ये हो गया इक्वल फोर्स. Hence we can say that the two forces cancel each other and a balanced force acts on the body which does not bring any changes. तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि two forces cancel each other. दो फोर्स अपने आप को कैंसिल कर देते हैं. and a balanced force acts, और एक बैलेंस फोर्स होता है which does not bring any changes, जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता. जैसे रबर को पकड़ के अगर खींचेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन दीवार को अगर जोर से धक्का देंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं हटेगा. क्यों? क्योंकि जितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में दीवार भी उतना ही फोर्स लगा रहा है. तो दोनों का फोर्स इक्वल हो गया. इंसान जो फोर्स लगा रहा है वो भी इक्वल हो गया और दीवार का फोर्स भी इक्वल हो गया. तो फिर दीवार मूव नहीं होगा.
या फिर दीवार हम लोगों को मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर फोर्स इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया फोर्स। तो इस ऐसे स्थिति में जहाँ पर फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हो जाता है, तो वहां पर कोई चेंजिंग नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, यस सर। बात समझ ही रहे हो कि नहीं रहे ये बताओ। यस सर, समझ रहे हैं। तो लल्लू जैसा बैठ करके यस सर मत बोलना, इतना अच्छे से समझा रहे हिंदी में, सारा चीज समझो करता है। On the other hand, if changes occur, that is, a body either moves from rest, comes to rest from motion, or changes its shape or size, etc., then this shows that an unbalanced force is acting on the body. तो यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है कि दूसरे भाषा में अगर हम लोग समझें तो पता ये चला कि अनबैलेंस्ड फोर्स अगर होगा, मतलब किसी का फोर्स ज्यादा और किसी का कम, तभी कोई चीज मूव होगा। अब जैसे कि एक बक्से को धक्का देना है, घर में एक बक्सा रखा हुआ, तो इसको जोर से धक्का दोगे तो एक जगह से वो दूसरी जगह घसक जाएगा, घिसकेगा कि नहीं? यस सर, यस सर। तो यहाँ पर धक्का देने वाले का फोर्स ज्यादा है और जिसको धक्का दे रहे हैं उसका कम है, तभी वो घसका। तो ये है अनबैलेंस। ये क्या है? अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स रहेगा तभी वहां पर फोर्स काम करेगा, वही चीज यहाँ लिखा है। ऑन द अदर हैंड, इफ चेंजेस आकर, अगर हम लोग का फोर्स अप्लाई करने पर चेंजेस आकर, कोई चेंजिंग आ गया, अगर मोबाइल रखा है उसको उंगली से धक्का देंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अगर बुक रखा है, बैग रखा है, उसको खींचेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये हुआ अनबैलेंस फोर्स, जिसकी वजह से चेंजेस अकर होता है। चेंजेस अकर होता है मतलब कोई बदलाव आ जाता है। अगर आटे का जो गोला होता है उसको अगर हम लोग दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। चेंज वहां पर हो गया ना, बदलाव हो गया। यस सर। क्योंकि उसका फोर्स कम है, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया, मतलब हम लोगों का ज्यादा और उस आटे के गोले का कम, तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स। तो जहां पर भी अनबैलेंस फोर्स होता है वहां ही चेंजेस अकर, मतलब कोई बदलाव होता है। ए बॉडी आइदर मूव्स फ्रॉम ए रेस्ट, तो क्या होता है कि जिस चीज को हम लोग कर रहे हैं या तो एक से दूसरी जगह वो मूव करता है या वो अपने मोशन को चेंज कर लेता है या अपने साइज को और शेप को चेंज कर लेता है। जैसे बक्से को धक्का देंगे तो वो पहले रेस्ट फॉर्म में था, मतलब जीरो बैलेंस में था, जीरो स्पीड में, और उसको धक्का दिए तो वो मोशन में आ गया, एक से दूसरी जगह घसक गया। और अगर आटे का गोला है उसको दबाएंगे तो उसका शेप चेंजेस हो जाएगा। तो ये सब हो रहा है अनबैलेंस की वजह से, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब जहाँ पर फोर्स बराबर नहीं, मतलब करने वाले का ज्यादा है और जिस पर कर रहे हैं उसका कम। जैसे बक्से को धक्का दिए तो उसका फोर्स कम है और हम लोग भी धक्का दे रहे हैं तो उसका फोर्स ज्यादा है, तो ये हो गया अनबैलेंस। एक का ज्यादा है, एक का कम है। बात समझ में आई? यस सर। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? बदलाव होता है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? बदलाव होता है। और अगर बैलेंस फोर्स रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब जितना ताकत हम लगा रहे हैं और उतना ताकत वो भी लगाएगा। उतना वो भी लगा रहा, तो कुछ भी मूव नहीं होगा, एकदम बराबर हो गया। जितना ताकत हम लगाए उतना वो भी लगाए, तो वो चीज हिलेगा ही। जैसे दीवार या बड़ा सा पेड़। तो पता ये चला कि जब भी बैलेंस फोर्स रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और अनबैलेंस फोर्स होगा तो चेंजेस होगा। बात समझ में आई? यस सर। बैलेंस फोर्स में चेंजेस होता है और अनबैलेंस फोर्स में चेंजेस
नहीं होता है। नहीं होता है। तो ऊपर का पैराग्राफ ये वाला, ये अनबैलेंस फोर्स के बारे में है, और ये इतना सा लाइन जो लिखा है ये ऊपर का बैलेंस फोर्स के बारे में है, और ये वाला अनबैलेंस फोर्स के बारे में। तो एज डिस्कस्ड earlier, for force to be effective, the two objects must interact with each other in some way, either directly or indirectly. कि जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कल परसों ही पढ़ चुके हैं, कि फोर्स को अप्लाई होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है कि नहीं? यस सर। एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि पहले ही डिस्कस किया गया है, फॉर फोर्स टू बी इफेक्टिव, कि फोर्स इफेक्टिव हो, फोर्स काम करे, उसके लिए द टू ऑब्जेक्ट must interact with each other in some way, either directly or indirectly. तो दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फोर्स इफेक्टिव होगा ही। जैसे मान लो किसी बक्से को धक्का देना है, तो उसको कोई आदमी धक्का देगा तभी वो घिसकेगा। अगर धक्का देने वाला ही नहीं है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। तो फोर्स के अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। The unbalanced force is then categorized as, इसीलिए unbalanced force को दो भाग में बांटा गया है। Unbalanced force is categorized as contact force or non-contact force. Unbalanced force को दो भाग में कैटेगराइज्ड किया गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स क्या है वो तुम समझ ही गए। यस सर। अनबैलेंस फोर्स क्या है? एक तरफ फोर्स किसी का ज्यादा हो और किसी का कम हो, तो इसे कहते हैं अनबैलेंस। यस सर। जैसे मोबाइल को अगर धक्का देना है तो हम लोगों का फोर्स ज्यादा होगा और मोबाइल का कम होगा कि नहीं? यस सर। तो जहाँ फोर्स कम और ज्यादा हो तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। लेकिन अनबैलेंस फोर्स दो तरह का होता है। पहली बात तो ये समझ गए कि अनबैलेंस फोर्स क्या है। यस सर। और अब समझ रहे हैं कि अनबैलेंस फोर्स दो तरह का होता है। अनबैलेंस फोर्स कितने तरह का होता है? दो तरह का। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। The forces in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact force. अब इस लाइन को तुरंत अंडरलाइन करो और एक नोट लेना है। The forces in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact force. अंडरलाइन करो इसको। सर डन। डन हो रहा तो दिमाग में भी डन हो रहा है कि ऐसे ही समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसको अंडरलाइन करना है यहाँ से। The force in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact forces. अंडरलाइन किया इसको? यस सर। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ। The forces in which the two interacting bodies are in physical contact. फिर वैसा फोर्स जिसमें टू इंटरैक्टिंग बॉडीज, मतलब दो बॉडीज का होना बहुत जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, वो भी फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में सब जो दिखाई दे। समझ रहे हो बेवकूफ? यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब यहाँ ध्यान से समझो। The forces in which the two interacting bodies are in physical contact. कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे उसे कहते हैं
जहां पर दो इंटरेक्टिंग बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट मतलब जो दिखाई दे, जैसे कोई आदमी किसी चीज को धक्का देगा तो दिखाई देगा कि नहीं? Yes, sir. फिजिकल कांटेक्ट मतलब जो दिखाई दे। जैसे कोई बच्चा किसी चीज Yes. को खींच रहा है, किसी बैग को या किसी चीज को, तो दूसरे आदमी को दिखाई देगा ना कि एक बच्चा दूसरे Yes, sir. को खींच रहा है। Yes, sir. ये हुआ फिजिकल कांटेक्ट। विद ईच अदर आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। तो इसे ही कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। The contact between the bodies can also be with the help of connectors like a stick, a piece of rope, etc. Contact force कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी ही होना चाहिए, किसी चीज से पकड़ करके भी कर सकते हैं। जैसे छड़ी से किसी चीज को घसका देना, हुक से किसी चीज को पकड़ के खींच लेना, ये सब होता है कि नहीं? Yes, sir. वो सब चीज आंख से दिखाई देता है कि नहीं? Yes, sir. तो जो चीज आंख से दिखाई दे उसे फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। फिजिकल, बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ? द फोर्सेस इन विच द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि द फोर्सेस इन विच द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि दो इंटरेक्टिंग बॉडीज, मतलब दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है फिजिकल कांटेक्ट में विद ईच अदर, फिजिकल कांटेक्ट के रूप में, आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। तो इसको एकदम याद कर लेना है, रट लेना है। व्हाट इज कांटेक्ट फोर्सेस? What is contact force? The forces in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact forces. अगर क्वेश्चन पूछे what are contact forces तो क्या बोलना है? The forces in which the two interacting bodies, ये वाला लाइन, the forces Yes, in sir. which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact forces. The forces in which the two interacting bodies are in physical contact, वैसा कांटेक्ट जिसमें दो इंटरेक्टिंग बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब जिसको हम लोग अपने आंख से देख सकते, खोज से देख सकते हैं। उसे फिजिकल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। द फोर्सेज इन विच द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट, द फोर्सेज इन विच द टू इंटरेक्ट। जिस लाइन को बार बार पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में घुसा लो, बाद में हम पूछेंगे वरना बहुत पिटेंगे हम, याद रखना, इसलिए ध्यान से समझो। The forces in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact forces. फिजिकल कांटेक्ट का क्या मतलब होता है? The force in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact force. अरे बेवकूफ, इसलिए ना बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। वो तो कांटेक्ट फोर्स का आंसर हो गया। हम पूछें कि फिजिकल कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ? सो किसी चीज को देखना। किसी चीज को देखना फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ बेवकूफ। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है वैसा चीज जो फिजिकली कांटेक्ट फिजिकली है सामने और उसको हम लोग देख सकते हैं। किसी चीज को देखना फिजिकल कांटेक्ट हुआ। अरे जो दिखाई दे ये बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। जैसे कोई आदमी किसी बक्से को धक्का देगा या कोई आदमी किसी बॉल को रोकेगा तो वहां पर और भी कोई आदमी है तो उस आदमी को वो चीज होता हुआ दिखाई देगा ना। यस सर। एक आदमी, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट है बॉल, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गया और ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में। बात समझ में आई? यस सर।
जो पूछे उसको सोच समझ के सही से जवाब दिया करो, इतना भूख क्यों रहते हो? बहुत हम पीटेंगे फैसल, बोल दिए। स्कूल खुलेगा तो उठा उठा कर पटकेंगे अगर ध्यान से नहीं सुना तो। ये कांटेक्ट फोर्स का आंसर है। जब पूछा जाए व्हाट आर कांटेक्ट फोर्सेस, तब यहाँ से यहाँ तक बोलना है। द फोर्सेस इन विच द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। मतलब कांटेक्ट फोर्सेस उसको कहते हैं जहां पर दो इंटरेक्टिंग बॉडीज को हम लोग होता हुआ या करता हुआ देख सकते हैं। ये कांटेक्ट फोर्सेस का आंसर हुआ। अब फिजिकल कांटेक्ट का मतलब हुआ कि जिसको हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को काम करते हुए देख सकते हैं, वो फिजिकल हो गया। The contact between the bodies can also be with the help of connectors like a stick, a piece of rope, etc. There are various kinds of contact forces like applied force, normal force, tension, muscular, collision force, friction force, and mechanical force. तो contact forces का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। There are various kinds of, इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। There are various kinds of contact forces like applied force, normal force, tension force, muscular force, collision force, friction force, and mechanical force। ये सब एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। ये सब किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो अगर हम पूछेंगे कि गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहाँ से बोलना है नंबर 1 अप्लाइड फोर्स, नंबर 2 नॉर्मल फोर्स, फिर टेंशन फोर्स, फिर मस्कुलर फोर्स, फिर कोलाइजन फोर्स, फिर उसके बाद मैकेनिकल फोर्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, यस सर। ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, और ये एग्जाम्पल है। डेफिनेशन में है कि अगर हम पूछेंगे डेफिनेशन व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो बोलना है the forces in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact forces। बोलेंगे एग्जाम्पल, तब एग्जाम्पल में बोलना है अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कोलाइजन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। बात समझ में आई? यस सर। ये सब है एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन हो गया और कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, और कॉन्टैक्ट फोर्स बोला किसे जाता है वो भी हम समझा चुके हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब दो इंटरेक्टिंग बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में हो आपस में। जब दो इंटरेक्टिंग बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हो तो उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब दो इंटरेक्टिंग बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में हो तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में the forces in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact forces। और इसका एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कोलाइजन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। बात समझ में आई? यस सर। What are contact forces? The force in which the two interacting bodies are in physical contact with each other are called contact force। Example Example: applied force, normal force,
tension force, muscular force, co- collision, collision, collision force, friction force, and mechanical force. ठीक है, बात समझ में बात दिमाग में घुसा। Yes, sir. अब ये बताओ कि कांटेक्ट फोर्स बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है? Sir, balance force. अरे बेवकूफ, एकदम गधे हो तुम। अनबैलेंस फोर्स के बारे में ना पढ़ रहे हैं कि अनबैलेंस फोर्स दो तरह का होता है, कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स अनबैलेंस फोर्स हुआ ना। Yes, sir. एक नंबर के गधे, खड़े होकर उठक बैठक करो। तुम सुन क्या रहा है? 20 बार उठक बैठक करो इस बात पे, एकदम एक नंबर। 2, 3, 5, 6, 9, 20. और तुम अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो ऐसे ही जीवन में गधे रहोगे, याद रखो। अभी तुमको जस्ट ना समझाएं यहाँ पर, अरे ऊपर में समझाएं ना। Yes, sir. अनबैलेंस फोर्स दो तरह का होता है। अनबैलेंस फोर्स के अंदर है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जो है ये कौन सा फोर्स हुआ, अनबैलेंस की बैलेंस? Unbalance. अनबैलेंस। तो अनबैलेंस ना बोलना चाहिए बेवकूफ। Yes, sir. अनबैलेंस फोर्स दो तरह का होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। जिसमें से कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कांटेक्ट फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स वैसा Yes. फोर्स है जिसमें दो इंटरेक्टिंग बॉडीज जो है आपस में फिजिकल फॉर्म में होता है। और कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कोलाइजन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। अब पेज नंबर 44। तो देखो पीछे हम लोग कांटेक्ट फोर्स का जितना भी एग्जांपल पढ़े, पीछे पढ़े ना एग्जांपल कांटेक्ट फोर्स का, Yes, sir. Yes, sir. सारा एग्जांपल का नाम यहाँ दिया हुआ है। सारा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। कांटेक्ट फोर्स के अंदर हम लोग पढ़े कि कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या क्या था। तो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल था अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कोलाइजन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये सारा नाम पीछे था। Yes, sir. सिर्फ उसमें से नॉर्मल फोर्स नहीं था, तो नॉर्मल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब एक एक करके कांटेक्ट फोर्स का जो एग्जांपल है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स is the force applied to an object to change its shape, to change its state of rest or motion by a person or an animal or another object. For example,
If you push a chair across the room, then there is an applied force acting on the chair. The force exerted on the chair by you is the applied force. तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का मतलब ये बताइए कि अप्लाइड फोर्स होता क्या चाहिए. तो अप्लाइड फोर्स क्या है कि अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. वैसा फोर्स जिसको लगाने के बाद किसी का जो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट फॉर्म में है, जीरो स्पीड में है, तो वो मोशन में आ जाए. ठीक है. Yes, sir. चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. तो वो रेस्ट की अवस्था में है अगर आराम की अवस्था में, तो आराम की अवस्था से वो मोशन की अवस्था में आ जाए, मतलब गति की अवस्था में, तो इसे अप्लाइड फोर्स कहते हैं. अब जैसे ढेर सारा एग्जांपल है, एग्जांपल बुक में यहाँ पर दिया गया है. फॉर एग्जांपल, इफ यू पुश अ चेयर अक्रॉस द रूम, अगर किसी कुर्सी को रूम के अंदर हम लोग धक्का देंगे या खींचेंगे तो क्या होगा? कुर्सी घिसक जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये अप्लाइड फोर्स है. क्यों अप्लाइड फोर्स हुआ? क्योंकि पहले कुर्सी ज्यों का त्यों रखा हुआ है, तो वो है स्टेट ऑफ रेस्ट के रूप में, मतलब आराम की अवस्था में. Yes, sir. लेकिन जैसे ही इसको पकड़ करके खींचे या धक्का दिए तो वो हट गया, वो मूव हो गया, वो मोशन में आ गया, उसमें स्पीड आ गया. तो अगर किसी फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो भी चीज आराम की अवस्था में है, आराम की अवस्था से मोशन वाले अवस्था में आ जाए, तो उसे अप्लाइड फोर्स कहते हैं. बात समझ में आई? Yes, sir. तो अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या हुआ? अप्लाइड फोर्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो आराम की अवस्था में है और उसको उसमें मोशन ला देना, वही अप्लाइड फोर्स हुआ. अब ढेर सारा चीज है, मान लो कुछ भी रखा हुआ, मान लो ग्लास रखा हुआ, तो वो क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट. वो ग्लास जो है स्टेट ऑफ रेस्ट की अवस्था में, मतलब आराम की अवस्था में. Yes, sir. अब उसको घसकाएंगे तो क्या हो गया? उसमें मोशन आ गया. Yes, sir. आराम करते हुए चीज को या आराम की अवस्था में जो कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर उसको हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मोशन में आ जाता है, तभी अप्लाइड फोर्स कहेंगे. अगर मोशन में नहीं आता तो अप्लाइड फोर्स नहीं कहेंगे. बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे एक बक्से में धक्का लगाएंगे तो बक्सा पहले स्टेट ऑफ रेस्ट की अवस्था में है, मतलब आराम की अवस्था में. लेकिन जैसे ही उसको धक्का लगाएंगे तो उसमें मोशन आ जाएगा, मतलब उसमें गति आ जाएगा, मतलब वो चलने लगेगा, घिसकने लगेगा. होगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसी को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स का मतलब ही ये हुआ कि आराम की अवस्था में जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ला देना. आराम की अवस्था में कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसको स्टेट ऑफ मोशन में ले आना. कोई भी चीज स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह के फोर्स अप्लाई करने से स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, उसे अप्लाइड फोर्स कहते हैं. ठीक है. Yes, sir. फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में आया तभी. अब जैसे दीवार है बड़ा सा, उसमें फोर्स अप्लाई किए, धक्का दिए, तो वो आराम की अवस्था में था और फिर आराम की अवस्था में ही रहेगा. रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. क्योंकि दीवार रहेगा. कोई हिला नहीं सकता. No, sir. तो फिर वहां पर अप्लाइड फोर्स नहीं कहेंगे. अप्लाइड फोर्स का मतलब है आराम की अवस्था से किसी भी चीज को स्टेट ऑफ मोशन में ले आना. बात समझ में आ रहा है बेवकूफ? Yes, sir. तो अप्लाइड फोर्स का क्या मतलब हुआ, बताओ तो. अप्लाइड फोर्स किसी का भी चीज. मतलब ये हुआ
पहले ध्यान से समझो। अप्लाइड फोर्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत से स्टेट ऑफ मोशन की हालत में ले आना, मतलब Yes, आराम sir. की अवस्था से उसको गति की अवस्था में ले आना, इसे ही अप्लाइड फोर्स कहते हैं। फोर्स Yes, लगाने sir. के बाद अगर कोई चीज स्टेट ऑफ रेस्ट की अवस्था से वो स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत से वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, वो अप्लाइड फोर्स हो गया। अब अगर एक मोबाइल को खींचेंगे पकड़ के या एक मोबाइल को धक्का देंगे तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। अगर किसी Yes, चेयर को sir. धक्का देंगे या किसी चेयर को खींचेंगे तो पहले वो स्टेट ऑफ रेस्ट की अवस्था में था, स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में था, फिर वो स्टेट ऑफ मोशन की हालत में आ जाएगा। तो कोई भी चीज को फोर्स अप्लाई करने पर स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत से वो स्टेट ऑफ मोशन की हालत में आता है, तभी अप्लाइड फोर्स होगा, वरना नहीं। जैसे दीवार है, Yes. दीवार में फोर्स अप्लाई किए तो स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में था, फिर भी वो स्टेट ऑफ रेस्ट के हालत में ही रहेगा धक्का देने के बावजूद भी, क्योंकि दीवार नहीं घसकेगा। तो उसको हम लोग अप्लाइड फोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो बात समझ में आया कि स्टेट अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या हुआ। Yes, sir. अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या हुआ, आराम की अवस्था में जो भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट, आराम की अवस्था में जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स अप्लाई उसको करने के state बाद वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है, मोशन की अवस्था में आ जाता है, तो उसे अप्लाइड फोर्स कहते हैं। applied force कहते हैं. तो आप समझ में आया। Yes, sir. तो अप्लाइड फोर्स का डेफिनेशन हिंदी में तो बहुत अच्छी तरह से 10 बार बोल करके समझा दिए, यहाँ Yes, sir. इंग्लिश में तुम रटोगे। अप्लाइड फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय ए पर्सन और एन एनिमल और अनदर ऑब्जेक्ट, यहाँ तक और अनदर ऑब्जेक्ट, ये अप्लाइड फोर्स का डेफिनेशन है। इसको अंडरलाइन करो, यहाँ ये लाइन को अंडरलाइन करो। सब कर लिया. और बेवकूफ अगर एग्जाम्पल पूछे तो कोई भी एग्जाम्पल दे देना, कोई जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ हो वही एग्जाम्पल दो। वैसे बुक का भी एग्जाम्पल बोल सकते हो। अगर एग्जाम्पल पूछेंगे अप्लाइड फोर्स का एग्जाम्पल, तो पुशिंग ए चेयर, पुशिंग ए डोर, ये सब बोला जा सकता है। इफ यू पुश ए चेयर, एग्जाम्पल है पुशिंग ए चेयर, अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द चेयर, फोर्स एक्सटेंड द चेयर बाय यू, अप्लाइड द फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का एग्जाम्पल बुक में एक ही दिया हुआ है, लेकिन अपने दिमाग से 10, 20, 50 कुछ भी बोला जा सकता है। पुशिंग ए डोर, पुलिंग ए डोर, पुशिंग ए चेयर और पुलिंग ए चेयर। बात समझ में आई। Yes, sir. तो अप्लाइड फोर्स का मतलब समझ गए। Yes, sir. क्या होता है अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन मिलाना. ठीक है, यही अप्लाइड फोर्स हुआ, मतलब वैसा फोर्स जिसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है और फिर वो आ जाए स्टेट ऑफ मोशन में, तो वो फोर्स अप्लाइड फोर्स कहलाएगा। ठीक है, Yes, sir. जैसे हम फोर्स लगाएं दीवार में, तो वो अप्लाइड फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. हुआ. अरे बेवकूफ, कैसे हुआ। दीवार को धक्का देंगे तो दीवार जहां था वही ना रहेगा। Yes, sir. 50 बार उठक बैठक करो, जा खड़े हुओ, स्टैंड अप। दीवार को धक्का देने पर वो घसकता है। No, sir. तो फिर क्यों बोला स्टैंड अप, डू स्क्वैट्स अप, उठक बैठक करो। Three, four,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बैठो बैठो, सिट डाउन। एकदम पागल हो गया। दीवार को जब धक्का देगा कोई आदमी तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट की अवस्था में है, स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में आएगा। No, sir. फिर कैसे हो गया वो एग्जाम्पल? वो अप्लाइड फोर्स है? No, sir. बेवकूफ। अब नॉर्मल फोर्स के बारे में समझो। यहाँ नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स exerted on a body that is in contact with another stable body. For example, if a glass of water is kept on a table, then the table exerts an upward force on the glass to support its weight. नॉर्मल फोर्स को ध्यान से समझो कि नॉर्मल फोर्स क्या है। नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्मल फोर्स जो है सपोर्ट फोर्स है, मतलब खाली सपोर्ट देना। जैसे कि एक गिलास भरा हुआ पानी या खाली गिलास कुछ भी एक टेबल पर रखेंगे तो टेबल गिलास को सपोर्ट कर रहा है, तभी ना ग्लास टेबल पर है। Yes, sir. तो टेबल का जो फोर्स है वो ऊपर की ओर गिलास के ऊपर की ओर सपोर्ट कर रहा है। मतलब जहां पर ग्लास रखें तो टेबल पर उतना सा वजन पड़ेगा ना। Yes, sir. तो टेबल अगर मजबूत है तो उसको थामे रहेगा, तो वो फोर्स ऊपर दे रहा है ग्लास को। मान लो टेबल जो है कपड़े का है, तो वहां पर अगर एक गिलास पानी रखेंगे तो उतना सा धस जाएगा, धसेगा कि नहीं? Yes, sir. तो वहां पर टेबल फोर्स उसको नहीं दे पाया। तो लकड़ी का टेबल है और ग्लास रखेंगे तो वो ऊपर की ओर उसको सपोर्ट कर रहा है ग्लास को। तो मतलब सीधा समझ लो कि जो सपोर्ट फोर्स होता है उसे ही हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। मतलब नॉर्मल फोर्स जो सपोर्ट खाली करता है। तो सपोर्टिंग फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। यही इसका आंसर है। नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स exerted on a body that is in contact with another stable of body. यहाँ तक इसका आंसर, ये नॉर्मल फोर्स का आंसर। नॉर्मल फोर्स, इसको अंडरलाइन करो। नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स exerted on the body that is in contact with another stable body. यहाँ तक ये नॉर्मल फोर्स का एग्जांपल है, समझे? Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जांपल है बेवकूफ। ये नॉर्मल फोर्स का डेफिनेशन ना हुआ यहाँ से यहाँ तक। Yes, sir. हर चीज में यस सर बोल रहे हो, पागल हो क्या? हम बोले कि ये नॉर्मल फोर्स का एग्जांपल है यहाँ से यहाँ तक जो अभी हम लाइन खींचे। ये एग्जांपल है कि डेफिनेशन है बेवकूफ? Definition. तो हम एग्जांपल बोल रहे हैं तो उसमें भी यस, डेफिनेशन बोल रहे हैं तो उसमें भी यस। तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो क्या? तो सुन रहे हैं। तो फिर जो पूछ रहे हैं तो उल्टा पुल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? उठक बैठक करो। जितना बार रॉन्ग जवाब दोगे तुम उतना बार उठक बैठक करोगे। चलो 10 बार उठक बैठक करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जो चीज बोला जाए एकदम दिमाग में घुसाओ और आंख कान खोल करके ध्यान से समझो। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, जिंदगी भर बेवकूफ रहोगे वरना। तो ये नॉर्मल फोर्स का डेफिनेशन है। एग्जांपल यहाँ है। फॉर एग्जांपल, इफ ए ग्लास ऑफ वाटर इज केप्ट ऑन ए टेबल, देन द टेबल इज एक्सर्टेड अपवर्ड फोर्स ऑन द ग्लास टू सपोर्ट इट्स वेट। ये एग्जांपल है।
Yes. अब टेंशन फोर्स समझो. टेंशन इज द फोर्स exerted by string or rope when it is stretched. देखो टेंशन फोर्स कुछ नहीं है. टेंशन फोर्स मतलब रस्सी को जो खींचते हैं हम लोग और स्प्रिंग को जो खींचते हैं वही टेंशन फोर्स कहलाता है. टेंशन फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग और रोप. टेंशन फोर्स वो फोर्स है जो एक्सर्ट होता है रस्सी के द्वारा या स्प्रिंग के द्वारा या स्प्रिंग when it is stretched, जब उसको खींचा जाए तब. जैसे कोई रस्सी रखा हुआ है और उसको कोई पकड़ के दोनों तरफ से कोई आदमी खींच रहा है, या कोई स्ट्रिंग रखा हुआ है उसको दोनों तरफ से पकड़ के कोई बच्चा या कोई आदमी या कुछ भी कोई खींच रहा है, तो इसे ही टेंशन फोर्स बोला जाता है. इसे क्या बोला जाता है? टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स. तो टेंशन फोर्स के होने के लिए क्या चीज का जरूरी हो चाहिए? टेंशन फोर्स के करने के लिए स्ट्रिंग या रस्सी का होना जरूरी है, तभी टेंशन फोर्स होगा. Yes, sir. Tension is the force which is exerted by a string or rope. Tension is the force which is exerted by a string or rope. By the string or rope. When it is stretched, जब उसको खींचा When जाए. it's stretched. तो टेंशन फोर्स का डेफिनेशन को यहाँ तक अंडरलाइन करो, बस इतना सा. व्हाट इज टेंशन फोर्स? तो टेंशन इज द फोर्स. व्हाट इज टेंशन? तो टेंशन इज द फोर्स which is exerted by string or rope when it is stretched. ये टेंशन फोर्स का डेफिनेशन है. ठीक है? Yes, sir. Stretched तक. The stretched string exerts force in the direction opposite to the applied force. For example, when we pull a cart with a rope, we apply force on the rope. The rope in turn applies a force on the cart and the cart moves. In this case, the tension exerted by the rope pulls the cart. एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि जैसे मान लो बच्चे का जो गाड़ी होता है जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है, होता है ना? Yes, sir. तो उसमें चक्का लगा हुआ होता है कि नहीं होता? Yes, sir. होता है. तो उसको मान लो रस्सी में बांध कर करके रस्सी से खींचेंगे. तो सबसे पहले फोर्स कहाँ लगाएं? रस्सी में लगाएं? रस्सी में ना लगाएं. यस सर, पहले रस्सी में फोर्स लगा और फिर रस्सी जो है वो चक्के वाले गाड़ी को फिर वो अपनी ओर खींचता है. तो यही हुआ टेंशन फोर्स. समझ गए? समझा कि नहीं? यस सर, समझे. तो टेंशन फोर्स का डेफिनेशन कल हम पूछेंगे. कल नॉर्मल फोर्स का डेफिनेशन पूछेंगे, अप्लाइड फोर्स का डेफिनेशन पूछेंगे और सबका एग्जांपल के साथ. अब मस्कुलर फोर्स देखो क्या है. मस्कुलर फोर्स एकदम आसान है. हाथ से किसी भी चीज को उठाना, मसल लगाना, वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. बस यही एक लाइन का आंसर भी है इसका डेफिनेशन. चलो अंडरलाइन करो. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. अंडरलाइन करो. सर कर लीजिए. तो मस्कुलर फोर्स समझ गए कि अपना हाथ का जब मसल्स लगा के किसी चीज को उठाते हैं तो उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं. उसमें हम लोग का मसल से ताकत लग रहा है. We exert muscular force while walking, running, lifting, etc. तो हम लोग मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जहां हम लोग का मसल का यूज होता है. जब हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, तो ये सब में मसल का फोर्स का इस्तेमाल होता है. Animals exert muscles force to do work like carrying a load, ploughing a field, etc. और मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल जानवर भी करता है. जैसे कोई वजन अगर
ढोया जाए, जैसे गधे को वजन ढोया जाता है, घोड़े पर वजन ढोया जाता है, तो ये सब मस्कुलर फोर्स। प्लफिंग ए फील्ड, जैसे खेत को हल से जोतना गाय बैल और भैंस के द्वारा, तो ये सब मस्कुलर फोर्स। सम एग्जांपल्स आर लिफ्टिंग ए बैग, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। एग्जांपल यह है, लिफ्टिंग ए बैग, kicking a football, opening a door, pushing a chair, a horse pulling a cart, etc. तो ये सब मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन को अंडरलाइन करो और उसका एग्जाम्पल भी याद कर लेना, इसको एग्जाम्पल को भी अंडरलाइन करो। डेफिनेशन को अंडरलाइन किया यहाँ से यहाँ तक? यस सर। अब एग्जाम्पल को अंडरलाइन करो। Some examples are lifting a bag, kicking football, opening a door, or pushing a chair or a horse, a pull a cart, etc. समझ में आया? यस सर। अब है कोलाइजन फोर्स। कोलाइजन फोर्स क्या है उसको समझते हैं। The contact force which comes into play when the two bodies collide with each other is called collision force. For example, when two cars collide, they exert force on each other. This force is collision force. The contact force which comes into play when two bodies collide. अच्छा, collision force का मतलब वो ये हुआ, टक्कर लग जाना। जैसे दो कार रोड पर चल रहा है, एक सामने से आ रहा है और एक मतलब एक कार सीधा जा रहा है, उसके सामने से कोई कार आ रहा है, दोनों टक्कर खा गया, कोलाइड हो गया, तो इसे ही कोलाइजन फोर्स कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि कोई कार जा रहा है और उसको सामने से आके कोई कार टक्कर लगा दिया, तो कोलाइड हो गया। तो कोलाइड जब हुआ तो उसमें भी फोर्स लगा, तो जो फोर्स उसमें लगा उसे कोलाइजन फोर्स कहा गया। The contact force which comes into play when two bodies collide with each other is called collision force. ये इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अंडरलाइन करो। The contact force which comes into play when two bodies collide with each other is called collision force. और एग्जांपल यहाँ दिया गया है, when the two cars collide, बस इतना सा एग्जांपल, ठीक है? यस सर। अब फ्रिक्शन फोर्स। कोलाइजन फोर्स समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोलाइजन फोर्स और मस्कुलर फोर्स और टेंशन फोर्स ये सब आसान है। अब फ्रिक्शन फोर्स ध्यान से समझो, उसके बाद फिर कल पढ़ाया जाएगा। The force that opposes the relative motion of two bodies is called friction. सबसे पहले तो डेफिनेशन को अंडरलाइन करो। The force that opposes the relative motion of two bodies is called friction. The force that opposes the relative motion of two bodies, मतलब वैसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करता या उसके खिलाफ होता, तो उसे कहते हैं फ्रिक्शन। अब हिंदी में ठीक से समझो, फ्रिक्शन के मतलब हुआ घर्षण, और घर्षण के मतलब हुआ किसी भी चीज को घसीटना। घसीटना समझते हो कि नहीं? यस सर। जैसे एक बड़ा सा बक्सा है, उसको पकड़ करके हम लोग घसीटेंगे, खींचेंगे, तो नीचे जमीन में वो घिसाएगा ना, जमीन घिसाएगा कि नहीं घिसाएगा? यस सर, घिसाएगा। तो उसी घिसाने को फ्रिक्शन बोला जाता है। और जमीन क्यों घिसाता है? जमीन क्यों घिसाता है? सर आई डोंट नो। बेवकूफ, आई डोंट नो क्या मतलब हुआ? ढक्कन, अगर किसी भी चीज को खींचेंगे तो जमीन घिसाता है कि नहीं घिसाता है? यस सर। क्यों घिसाता? अपना अकल नहीं है?
अरे कोई भारी बक्सा है, अब हम उसको Yes. पकड़ कर करके अगर जोर से खींचेंगे तो बक्सा भारी होने की वजह से जो है वो जमीन में घिसाएगा, उसको जोर से ताकत लगा के खींचना पड़ेगा। तो वो जो घिसा रहा है वो क्यों घिसा रहा है? वो बक्से की वजह से। बक्सा भी फोर्स लगा रहा है और आदमी भी फोर्स लगा रहा है। मान लो Yes. बक्सा घिसना नहीं चाह रहा है, बक्सा नहीं चाह रहा है कि हमको कोई घसीटे, तो वो पूरा ताकत लगा रहा है कि हम नहीं घिसे, लेकिन आदमी उसको जबरदस्ती खींच रहा है। तो बक्सा भी ताकत लगा रहा है और आदमी भी ताकत लगा रहा है, बक्सा भी फोर्स लगा रहा है और इंसान भी फोर्स लगा रहा है। तो बक्सा अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है और इंसान अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ ना अपोज, Yes, sir. द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज, मतलब वैसा फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज, जो किसी दो ऑब्जेक्ट के मोशन, जो किसी दो रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स के मोशन को अपोज करता हो, तो उसे ही फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब समझ में आया कि नीचे जो घिसाना होता है या फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो क्यों होता है? Yes, sir. वो इसलिए होता है कि जब किसी भी चीज को हम लोग फोर्स लगा करके, अपना फोर्स लगा के, अपना ताकत लगा करके खींच रहे हैं, तो जिस चीज को खींच रहे हैं वो आना नहीं चाह रहा है, वो भी अपना ताकत लगा रहा है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती इसको खींच रहे हैं, तो वो फिर वो वहां पर घिसेगा। घिसेगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसे ही फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये फ्रिक्शन का डेफिनेशन याद कर लेना, द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट स्लोज डाउन Yes. थिंग्स बाय एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। ये स्पीड को Yes, कम sir. कर देता है, ये स्पीड को कम कर देता है। अब कम मान कर लो देता कोई चलता हुआ चीज है, कोई चलता हुआ कोई छोटा सा गाड़ी है या ऑटो रिक्शा ही है, मान लो टोटो कुछ चल रहा है, और कोई आदमी आके अचानक से उसको अपना आगे हाथ लगा दे, और टोटो वाला भी गाड़ी को चालू रखे, तो जिसमें ज्यादा ताकत होगा वही उसको धक्का दे पाएगा। अगर टोटो ज्यादा मजबूत है और आदमी कमजोर है तो आदमी घसीटाएगा, और आदमी मजबूत है और टोटो कमजोर है, फिर टोटो पीछे घिसाएगा। घिसाएगा कि नहीं? Yes, sir. घिसाएगा। तो इसे घिसने को फ्रिक्शन बोला जाता है। ऐसा ना कोई जिंदगी में समझाया है और ना कोई समझाएगा, और जब हम समझा रहे हैं तो ध्यान से समझो। आज इतना हम पढ़ाएं, आज अप्लाइड फोर्स के बारे में बताएं, नॉर्मल फोर्स के बारे में बताएं, टेंशन फोर्स के बारे में बताएं, मस्कुलर फोर्स के बारे में बताएं, कोलाइजन फोर्स के बारे में बताएं, और फ्रिक्शन के बारे में समझाएं। और कल सब हम पूछेंगे, और Yes. यही तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क में सबसे Yes, sir. पहले लिखना है क्या, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट There फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। contact force. तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, पहले वो पूछेंगे। और फिर कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितने तरह का होता है। एग्जाम्पल, तो कॉन्टैक्ट फोर्स 7-8 तरह का होता है। अप्लाइड फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, टेंशन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोलाइजन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, और फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है? Yes. Yes, sir. कल जो है कि अब पेज नंबर 45 शुरू होगा, और इसको पूरा लिख लेना है, जितने को भी अंडरलाइन करा है, Yes, sir. और कम से कम 5 बार लिखना है। कम से कम कितना बार लिखना है? 5 बार। और ज्यादा से ज्यादा अगर लिखने का मन हो तो 10 लिख सकते हो, और कम से कम 5 लिखना। और जैसा बुक में लिखा हुआ है, जहाँ पर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लिखना, जहाँ पर कैपिटल लेटर है कैपिटल लिखना, जहाँ पर कॉमा दिया हुआ है कॉमा देना,
एकदम वैसा ही हूबहू लिखना। बात समझ में आई? यस सर। तो कल हम ये सारा चीज पूछने वाले हैं, और कुछ भी उल्टा पुल्टा बताया तो कल दिन भर खाली उठक बैठक ही चलेगा तुम्हारा। तो कल हम सारी चीज के बारे में पूछने वाले हैं। फ्रिक्शन को इतना सा खत्म करके क्लास बंद करते हैं। The force that opposes the relative motion of two bodies is called friction. यहाँ तक अंडरलाइन किया फ्रिक्शन का? यस सर। It slows down things by acting in the direction opposite to the motion of the moving body. Friction is a contact force as it arises due to contact between the surface. When you hit a ball, it gradually slows down and finally comes to rest due to friction. Similarly, a car or a scooter also comes to rest once the engine is stopped. The wear and tear caused in the moving parts of a machine is also because of friction. We are able to walk properly on rough surfaces because of friction offered by the surface. तो अब कल पेज नंबर 45 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना। होमवर्क क्या है, समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर। अब पहले भी जितना बुक में अंडरलाइन कराए हैं, जितने सारी चीज का डेफिनेशन कराए हैं, वो सब कभी जिंदगी में नहीं भूलना, और इसको भी आज जितना कराए इसको भी कभी नहीं भूलना, सबको याद रखना है। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सब पहले बताए हैं ना? यस सर। और आज इतना सारा चीज है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद जितना भी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड मल्टीपल चॉइस, सब में ये सारा चीज आएगा। यस सर। तो इसलिए बैठ करके पढ़ना है, घर में पढ़ना भी है, जितना आज पढ़ा है उसको पढ़ना भी है 5-10 बार, और लिखना है कम से कम 5 बार। समझ में आया? यस सर। और ये जो फोर्स है, ये कितना पेज नंबर पर खत्म हो रहा है ये बताओ तो। पेज नंबर 44 तो पढ़ा दिया, और कितना पेज नंबर है इसको खत्म होने में? सर 45 में मैकेनिकल फोर्स है। अरे बेवकूफ, वो नहीं पूछ रहे हैं कि ये चैप्टर कौन से पेज नंबर पर खत्म है ये बताओ। तुम एक नंबर का बेवकूफी। सर 54। क्वेश्चन आंसर कौन से पेज नंबर से शुरू है? एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर से शुरू है ये बताओ। 55। 55 मतलब 54 तक है। और आज कौन सा पेज नंबर पढ़ाए हैं? 44। 43, 44। 43, 44 पढ़ाए और 55 तक है। तो अभी और भी बहुत 54 तक है। 54 तक है। सो एक्सरसाइज। यस सर। 44 तक पढ़ाए हैं, मतलब इसमें और ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, और इतना समझा समझा करके कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए जो बता रहे हैं सब कुछ याद रखोगे। तुम बोल रहे हैं यस। कुछ भी इधर उधर किया तो बहुत पीटेंगे पकड़ करके। जितना समझाए हैं सब कुछ हम पूछेंगे, सब दिमाग में घुसा करके रखो, याद करके, चाहे दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, जैसे भी पढ़ो। अच्छा है तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वरना अगर तुमको ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इतना पीटते हैं कि तुम्हारे समझ में आ जाता है, समझाने के बाद भी उल्टा पुल्टा बकता है। जो हम पढ़ाए हैं समझाए हैं उसको घर में पढ़ोगे और 5 बार लिखोगे। यस सर। चलो ठीक है, अब कल